जुले माय डियर स्टूडेंट्स, तो कल के क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते थे, और चार हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस किया था. दैट वाज क्या था? फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. सेकंड हमने डिस्कस किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. एंड फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने डिस्कस किया था बच्चों. तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में एक टर्म हमने डिस्कस नहीं किया था बच्चों कि जो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस. ऑलराइट, तो रिवर्स ऑस्मोसिस विच इज़ फेमसली नोन एज RO. ओके, तो RO आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों. ऑस्मोसिस क्या होता था? ऑस्मोसिस होता था इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू solution side through a semi permeable membrane. राइट, अब क्या करते थे बच्चों हम, अगर सोल्यूशन साइड पे मैं अगर प्रेशर अप्लाई करूं, ठीक है, ऑस्मोसिस को स्टॉप होने के लिए मैं अगर प्रेशर अप्लाई करूं तो उस प्रेशर को हम क्या कहते थे? दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर कहते थे. दैट वाज डिनोटेड बाय पाई. ऑलराइट, अगर मैं इस पाई से भी ग्रेटर प्रेशर अप्लाई करूं, यानी कि ऑस्मोसिस तो रुक गया, बट अगर मैं उससे भी ग्रेटर प्रेशर अप्लाई करूं तब क्या होता है बच्चों? तब ऑस्मोसिस गेट्स रिवर्स. अब ऑस्मोसिस है वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. अब रिवर्स मतलब क्या? पहले क्या हो रहा था? ऑस्मोसिस की केस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे किस साइड से किस साइड? प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन साइड मूव कर रहे थे. अब अगर हम प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा हम अप्लाई करेंगे तब यहाँ से इस साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल नाउ मूव फ्रॉम सोल्यूशन साइड टू प्योर सॉल्वेंट. और बच्चों कल मैंने ये नहीं बताया था आप लोगों को कि ऑस्मोसिस ऐसे भी कहा जाता है कि अगर लेस कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन हो और हमें मोर कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन दिया हो तो लोअर कंसेंट्रेशन या लेस कंसेंट्रेशन का मतलब यही होता है कि जिसमें सल्यूट का कंसेंट्रेशन कम है. ऑलराइट, तो इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट मतलब इसमें सल्यूट का कंसेंट्रेशन क्या है? लो है. एंड सोल्यूशन मतलब इसमें कुछ सल्यूट का कंसेंट्रेशन होगा, तो यहाँ पे क्या है? हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट. तो जब भी लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मतलब लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट. ऑलराइट, अब रिवर्स के केस में क्या होगा? रिवर्स के केस में फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सोल्यूशन टू दी प्योर सॉल्वेंट. अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि RO क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस कैन बी डिफाइंड एज इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पाई से डिनोट करते थे हम, is applied to the solution side, osmosis gets reverse and this is called reverse osmosis. यानी कि osmosis को हम reverse करते हैं कैसे? Pressure, by applying pressure greater than osmotic pressure. तो यहाँ से आप यहाँ से solution से pure solvent की तरफ solvent molecules move करना start करेंगे. All right, so this was reverse osmosis and it has a very important application in our daily life. तो उसमें application क्या है बच्चों? इसमें application है filtration of water में हम RO यूज़ करते हैं. All right, तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि घर में जो filter यूज़ करते हैं हम उसमें RO करके यूज़ होता है, तो that RO is reverse osmosis only. ऑलराइट, तो एप्लीकेशन इसमें एप्लीकेशन ऑफ RO है डीसैलिनेशन ऑफ वाटर. अब डीसैलिनेशन ऑफ वाटर मतलब वाटर जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट हो. ऑलराइट, तो उसको हम क्या करते हैं? उस पर हम SPM यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फिक्स करके क्या करते हैं? हम फिल्टर आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल इसको हम ले सकते हैं, इसको हम सी वाटर करके हम मान सकते हैं, सी वाटर जिसमें सॉल्ट या पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हो. राइट, तो अगर हम इस सी वाटर को प्यूरिफाई करना है कि मुझे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ये मुझे सेपरेट आउट करना है, तो क्या करूँगी मैं? इसमें SPM फिट करूँगी. ऑलराइट, अब ये सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है उसमें सिर्फ अलाउ किस मॉलिक्यूल्स को करते हैं? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को करते हैं. राइट, तो अब जब इस सोल्यूशन साइड पे मैं प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर में अप्लाई करूँगी तब क्या होगा? अब यहाँ से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो आउट एंड विल हैव अ फ्रेश वाटर हियर. तो RO का ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बच्चों. यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर के लिए हम क्या यूज करते हैं? RO. ऑलराइट, सो दिस वाज रिवर्स ऑस्मोसिस. नेक्स्ट बच्चों मैं ये बताऊंगी, लास्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसमें ये बताना मैं भूल गई थी लास्ट क्लास में, तो वो मैं समझाऊंगी आज. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था बच्चों? डेल्टा TB, और ये किसके इक्वल था? इक्वल टू KB इंटू M. ऑलराइट, अब कुछ क्वेश्चन होते हैं बच्चों कि इसमें KB का वैल्यू यूनिट क्या होगा? ठीक है, तो हम यूनिट निकालेंगे, यूनिट ऑफ KB. ऑलराइट, अब यूनिट चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं? फॉर्मूला चेक करते हैं. ऑलराइट, तो KB इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन
m होगा, राइट। अब डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था। अब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में था, तो टेम्परेचर का क्या यूनिट होता है, इज इक्वल टू केल्विन होता है, राइट। और स्मॉल m क्या था बच्चों, स्मॉल m इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या बताता था हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ kg। तो इसका यूनिट था मोलैलिटी का मोल पर kg, ऑलराइट। अब फिर kb का यूनिट निकल जाएगा, फिर अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो केल्विन kg पर मोल, ऑलराइट। तो इसी तरह अब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के लिए उसमें kf के लिए सिमिलरली ऐसे ही निकालेंगे और सेम यूनिट आएंगे, ऑलराइट। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, राइट। तो एबनॉर्मल मोलर मास को देखने से पहले हम फिर से रिपीट करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या डिस्कस किए थे। हमने देखा था कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था, राइट। तो बच्चों इसमें जो हमने सोल्यूट लिया था वो कैसे सोल्यूट लिया था, सोल्यूट जो हमने लिया था वो लिया था हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑलराइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल में हमने एग्जांपल लिया था यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इस टाइप के सोल्यूट लिए थे, राइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब बच्चों कि जब भी ये सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते तो ये एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं करते, ऑलराइट। तो मतलब एसोसिएशन मतलब किसी का जुड़ना, डिसोसिएशन मतलब किसी का टूटना, ऑलराइट। तो अगर हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अगर हम ऐसा सोल्यूट ले जो एसोसिएट या डिसोसिएट करे, फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रोलाइट्स ले, सोल्यूट को अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स ले, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आयनिक कंपाउंड्स, ऑलराइट। अब आयनिक कंपाउंड्स जब भी हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, डिसोसिएट करते हैं बच्चों, ऑलराइट। तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल लेती हूँ मैं, NaCl, KCl, वैसे ही MgCl2। तो ये सारा क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स सोल्यूट्स है। तो जैसे ही हम ये ऐसा वाला इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो क्या हमें पता चला कि ये डिसोसिएट करता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या हुआ कि हमने NaCl को डिसोसिएट किया, मतलब इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, राइट। तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये क्या हो रहा था कि Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव aqueous में ये डिसोसिएट हो रहे थे। अब क्या हो रहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये था कि विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स एंड डू नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स था कि नेचर या हम NaCl ले या यूरिया ले इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो अगर हम इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की केस में क्या हो रहा था, इसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता था, ऑलराइट। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स ले या आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि आयनिक कंपाउंड्स, तो ये सॉल्वेंट में जाने के बाद ये डिसोसिएट होते थे। तो हम मान क्या रहे थे, ये 1 मोल मान रहे थे, ऑलराइट। अब जब ये सोल्यूशन में सॉल्वेंट में जाएंगे तब ये क्या बन रहा था, 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव बन रहा था एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन बन रहा था। तो टोटल मोल क्या बन रहा था, इक्वल टू 2 हो रहा था, ऑलराइट। तो मान क्या रहे थे हम, ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे हम, 1 मोल लेके कर रहे थे, ऑलराइट। अब सोल्यूशन में ये डिसॉल्व होने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद ये क्या हो रहा था, ये 2 में डिवाइड हो रहे थे। तो अगेन इसका ये मतलब है कि अगर हम इसमें 2 हो रहा है तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूरा चेंज हो जाएंगे, राइट। तो इसमें यही करेक्शन किया किसने बच्चों, वैन टॉफ ने ये करेक्शन किया और हमें एक फैक्टर दिया वैन टॉफ फैक्टर करके, वैन टॉफ फैक्टर करके, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आई से, ऑलराइट। अभी हम देखेंगे कि आई क्या होता है एंड हम इसको कैसे डिराइव करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों फिर वैन टॉफ फैक्टर, यानी कि वैन टॉफ ने ये करेक्शन किया कि फॉर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स अगर डिसोसिएट होता है या एसोसिएट, मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते थे कि जो एसोसिएट करते थे, ऑलराइट। तो उसकी केस में अगेन नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, राइट। तो वैन टॉफ ने क्या किया, जो हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था उनको मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाई कैसे किया, जैसे कि फर्स्ट हमारा था रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर था। इसका क्या फॉर्मूला था बच्चों, इसका फॉर्मूला था PA0 माइनस PA अपॉन PA0 था, राइट, इक्वल टू क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स था। तो इसमें मोल फ्रैक्शन में क्या हो रहा था, इसमें अभी मोल फ्रैक्शन या तो एसोसिएट होंगे या डिसोसिएट होंगे, इसके अकॉर्डिंग वैन टॉफ ने ये मॉडिफाई किया और क्या किया, इसको
मल्टीप्लाई बाय वेंट ऑफ फैक्टर के। वैसे ही सिमिलरली सेकंड क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या फॉर्मूला था, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम था। अगेन इसको मॉडिफाई करके क्या किया, मल्टीप्लाई बाय वेंट ऑफ फैक्टर। वैसे ही सिमिलरली डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट था, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या था बच्चों, फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम था। अगेन इसको मॉडिफाई करके मल्टीप्लाई बाय वेंट ऑफ फैक्टर किया। एंड द लास्ट वाज क्या था, ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका फॉर्मूला था बच्चों पाई इज इक्वल टू एम आर टी। अगेन इसको मॉडिफाई करके क्या किया, आई से मल्टीप्लाई किया। मतलब ये क्या हुआ हमारा, अब कोई सा भी हम सल्यूट ऐड करें, ठीक है, तो वेंट ऑफ ने ये मॉडिफाई करके सब में क्या किया, मल्टीप्लाई बाय वेंट ऑफ फैक्टर किया। अभी हम देखेंगे कि आई कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, तो आई होता है बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर, आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ moles of solute after association या dissociation, all right, upon total number of moles of solute before association या dissociation, all right। और I का ये भी फॉर्मूला होता है इक्वल टू observed colligative property, observed colligative property upon calculated colligative property, all right। और in terms of अगर मोलर मास हमें निकलना हो तो again I have a formula, तो I इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू नॉर्मल molar mass upon abnormal molar mass, ऑलराइट। तो हम आई वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, इन तीनों फॉर्मूला, कहीं पे भी ये वाला फॉर्मूला हम यूज करके वेंट ऑफ फैक्टर हम निकल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, हम लेंगे फर्स्ट वाला केस, डिसोसिएशन वाला केस लेंगे। अगर किसी सल्यूट का डिसोसिएशन होगा तो उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आएंगे। ओके, तो डिसोसिएशन में क्या होगा, एग्जांपल लेंगे हम इसमें NaCl का ही लेंगे। NaCl डिसोसिएट होके क्या हो रहा है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में चेंज होंगे, यानी कि NaCl जब भी मैं वाटर में डिजोल्व करूंगी तो NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड, यानी कि आयनिक कंपाउंड है, तो ये जब भी वाटर में डिजोल्व होंगे तो क्या होगा, आयंस में डिसोसिएट होंगे। तो हम इसमें अगर ये हम समझे कि ऑब्जर्व क्या होता है, कैलकुलेटेड क्या होता है बच्चों, इसमें कैलकुलेटेड मतलब जो हम थ्योरेटिकली जो रिजल्ट आते हैं तो उसको हम कहते हैं कि कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व मतलब जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलता है उसको हम कहते हैं क्या, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या अगर इसी से हम चेक करें कि थ्योरेटिकली हम मान क्या रहे हैं, NaCl का कितना मोल ले रहे हैं हम, 1, ठीक है। आफ्टर डिसोसिएशन हमें क्या मिल रहा है बच्चों, इसमें 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव मिल रहा है एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन, यानी कि टोटल हमें मोल मिल रहा है यहाँ पे 2, ऑलराइट। तो इसमें अगर I का वैल्यू मैं चेक करूँ, I क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन होगा, यानी कि पहले ये अनडिसोसिएटेड था, आफ्टर डिसोसिएशन कितना मोल्स मिल रहा है हमें, 2, राइट। तो 2 अपॉन बिफोर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन क्या था बच्चों, 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2, ऑलराइट। तो यहाँ से ये पता चल रहा है हमें कि वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, यानी कि यहाँ पे 2 आ रहा है, तो वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन इज ग्रेटर देन 1। अगर अब इसमें हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि NaCl 1 मोल पूरा डिसोसिएट हो रहा है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यानी कि इसमें 100% डिसोसिएशन मान के हम चल रहे हैं, ऑलराइट। ये वाला फर्स्ट केस था A। अभी अगर इसमें 100% डिसोसिएट नहीं होता होगा तो इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हम लेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स CH3COOH। बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो 100% कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, ऑलराइट। तो हम इसमें ये वाले केस लेंगे, ठीक है। अब मैं एसिटिक एसिड है, अगर मैं इसको
वाटर में डिजॉल्व करती हूँ तो ये अगेन आयंस में डिसोसिएट होंगे, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ऑलराइट। अगर मैं इसमें चेक करूँगी इनिशियल पॉइंट पे, इनिशियल यानी कि T = 0 पे होगा, अगर ये मैं मान रही हूँ कि इसको क्या 1 मोल मानूंगी, ठीक है। अगर मैं इसमें 1 लूँगी इनिशियल टाइम पे यानी कि T = इनिशियल टाइम पे क्या होगा, इन दोनों का कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, राइट, तो क्या होगा इसमें 0 0 होगा। अब आफ्टर पर्टिकुलर टाइम एट टाइम T में चेक करूँगी तो इसमें से 1 में से कुछ कम हुआ होगा यानी कि कुछ डिसोसिएट कर गए होंगे, राइट। तो इसको मैं मान रही हूँ कि इतना मोल इसका फॉर्म हुआ है और इतना मोल इसका फॉर्म हुआ है, ऑलराइट। तो इतना मोल इन दोनों का फॉर्म हुआ है तो मतलब इसमें से माइनस होंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा 1 - x, ऑलराइट। तो इसको मैं ये भी कह सकती हूँ दिस इज आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन ये मुझे मिला है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एंड ये क्या था इनिशियल टाइम पे, ये बिफोर डिसोसिएशन था, राइट। तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, I for this will be again total number of moles before after dissociation। आफ्टर डिसोसिएशन मतलब ये, आफ्टर डिसोसिएशन मतलब इसके कुछ मोल्स होंगे, इसके कुछ मोल्स होंगे, वैसे ही इसमें भी कुछ बचे होंगे यानी कि लेफ्ट आउट होंगे इसमें, राइट। तो इन तीनों का सम होगा आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन। तो 1 - x प्लस x प्लस x अपॉन बिफोर डिसोसिएशन क्या था, इसका तो 0, इसका भी 0, इसका क्या था 1 अपॉन 1 इक्वल टू क्या हुआ -x प्लस x कैंसिल, तो क्या है बच्चों 1 + x, ऑलराइट। अगेन यहाँ से फिर से हमें प्रूफ ये हो रहा है कि I = 1 + x, तो 1 प्लस कुछ वैल्यू होगा तो अगेन ग्रेटर देन क्या होगा 1, अगेन दिस इम्प्लाइज I will be greater than 1 फॉर डिसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों एसोसिएशन के केस में क्या होगा। अगर एसोसिएशन मतलब जब सल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में जाएंगे तो 2 मोल जुड़ के कनेक्ट होके क्या होंगे, 1 मोल बनेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल ये लिया है मैंने 2 मोल का 2 एसिटिक एसिड लिया है, इसमें क्या होगा ये डाइमर बनेंगी। डाइमर यानी कि ये बेंजीन सॉल्वेंट में ये प्रेजेंट होगा, तो जब भी बेंजीन में एसिटिक एसिड डालेंगे तो इसका डाइमराइजेशन होता है, ठीक है। तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये 1 मोल। तो अगर अगेन हम मोल वेंटो फैक्टर चेक करें तो क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो इसमें आफ्टर इसमें क्या है एसोसिएशन है, तो आफ्टर एसोसिएशन कितना है यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री 1, तो 1 अपॉन बिफोर डिसोसिएशन क्या था 2, तो 1/2 इक्वल टू इसका क्या वैल्यू है 0.2। तो ये दिस वैल्यू implies that 1I Vanto factor for association will always be less than 1, alright। अगर इसके केस में ये हम मान रहे अगेन 100% एसोसिएशन हो, अगर 100% एसोसिएशन ना हो, ठीक है बच्चों, इसमें तो अगर फिर से हम कंसिडर करेंगे यही वाला केस लेते हैं हम, एसिटिक एसिड बेंजीन में अगर डिसॉल्व करेंगे फिर से डाइमर बनेंगे बट कंप्लीटली एसोसिएट नहीं होतेंगे। जैसे कि 100 मोल्स होगा इसमें तो 100 का 100 एसोसिएट नहीं होगा। तो इसमें मैं अगर इनिशियल टाइम पे मैं 1 मोल लूँ तो इनिशियल पे ये 0 होगा, राइट। तो अगर आफ्टर सम टाइम में चेक करूंगी तो इसका कुछ एसोसिएट फॉर्म हुआ होगा, राइट। तो इसमें वो मान रही मैं x वैल्यू, ठीक है बच्चों। अब इसमें चेक करेंगे 2 से 1 बन रहे हैं, ठीक है, तो मतलब 2 का हाफ हो रहा है 1, इसलिए यहाँ पे 1 - x मतलब यहाँ पे होगा x/2। अगर यहाँ पे 3 होगा तो x/3 होगा, 4 होगा तो 4 होगा। फिर अगेन वेंटो फैक्टर हम चेक करते हैं, I = क्या होगा आफ्टर एसोसिएशन बिफोर एसोसिएशन, ये वैल्यू पुट करके क्या आया ये आया, एंड अगेन यहाँ से ये पता चल रहा है कि 1 कुछ माइनस कुछ वैल्यू है, तो अगेन दिस इम्प्लाइज दैट I will be less than 1 फॉर एसोसिएशन। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप ऐसे वेंटो फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो यही था बच्चों, इसी के साथ सोल्यूशन चैप्टर हमारा खत्म होता है, एंड आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप। एंड अब सब जितना भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया उनके बेस पे आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।